तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लगातार इस चैनल पर जो हम अब इंग्लिश ग्रामर स्पेशली जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम इसमें तैयारी स्पेशली हम करवा रहे हैं। जो इंग्लिश ग्रामर के हमारे एक पार्ट है जिसमें, ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इसमें हमने ऑलरेडी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव इस तीनों को कम्प्लीटली इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते थे उसको भी हमने बनवाए हैं और इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी हमने आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से एकदम एक्सप्लेन कर चुके हैं हमने। अगर आप लोगों ने अगर अब तक उन वीडियो को अगर नहीं देखा है तो पहले जाकर उन वीडियो को देखिए, ठीक है। उसके बाद आकर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अगर आप जाइए यूट्यूब पर जाइएगा, आप उस पर CK स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा, ठीक है, और आपको मिल जाएगा आसानी से वीडियो। तो आप उसको देख लीजिएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है। तो उसी के बाद वो जो हम ख़त्म कर लिया, आपको मैंने बताया था कि जब तक लगातार जो है हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन जितने भी आते हैं उसको हम सबको लाइन बाय लाइन उसको हम खत्म करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज जो है क्लास दोस्तों हम लेकर आए हैं, आप यहाँ पर यूट्यूब में जब आप आए तो उसमें आपको उसी समय आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा दोस्तों। और उसमें DP में ही आपको दिख गया होगा कि दोस्तों क्या पढ़ाई होने वाली है आज। तो ऑब्वियसली दोस्तों आपको पता है कि आज हम किसके बारे में पढ़ने जाएंगे, वर्ब के बारे में, ठीक है दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, ये वीडियो है थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए वर्ब जो है ना थोड़ा सा क्या है, बाकी ये जो है बाकी जितने भी हम पार्ट्स पढ़ाए उसमें से थोड़ा सा ये क्या है, ज़्यादा इसेंशियल चीज़ है वर्ब, जिसके बारे में हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, एकदम ईजिली। अगर आपने पहले कहीं भी वर्ब अगर दूसरे कोचिंग से या फिर कहीं से भी पढ़े हैं तो उसको बात को अलग रखिए और इस बात को थोड़ा सा बेहतर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम आपको एकदम बेहतर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय के गाते हुए आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो यहाँ पर किसके बारे में, जहाँ पर आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारा वर्ब लिखा हुआ है। चलिए, तो आखिर वर्ब क्या है, ठीक है। तो पहले देखिए अपने बारे में, इसके वर्ब के बारे में मैं आपको समझाने से पहले यहाँ पर कुछ हमने एग्जांपल्स भी पहले लिख चुके हैं। पहले इन एग्जांपल को आप देखिए पहले, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इन एग्जाम्पलों को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है, इन 3 एग्जाम्पल को थोड़ा सा इन 3 एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए पहले एग्जाम्पल में क्या बोला है कि राम इज़ वीपिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 6 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। राम इज़ वीपिंग, द बॉय लाफ, ही वॉज बीटन, ही हैड अ कार, शी हैज़ 2 सॉन्स, मोहन इज़ इल, ठीक है। यहाँ पर हमने इतने सारे यानी लगभग हमने यहाँ पर लगभग क्या मैंने 6 वाक्य इसमें बोला है, ठीक है। चलिए अभी इस वाक्य में कौन क्या है इसको हमने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जब दिख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने, इसको पढ़ने से आपको पता चला कि इसमें कौन वर्ब है हमारा, ठीक है। तो चलिए देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन वाक्यों में आए शब्द इज, यहाँ पर जो इज आया है दोस्तों, उसके बाद वीपिंग आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लाफ आया है, वॉज आया है यहाँ पर हमारा, उसके बाद बीटेन आया है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पर प्रत्येक जगह पर हर जगह पर सब कुछ आया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फिर हैड आया है, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं हैड आया है, फिर हैज़ आया है यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर इज आया है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या था, वीप, यहाँ पर इज था, यहाँ पर लाफ था, ठीक है, यहाँ पर वॉश था, यहाँ पर बीटन था। इस तरह से सब जगह पर एक वर्ड आया है, ठीक है। तो इस पर देख क्या है कि इन वाक्यों में आए शब्द इज, वीपिंग, लाफ, वॉश, बीटन, हैड, हैज़ और इज पर विचार करें। इनमें से प्रथम तीन से कार्य व्यापार का बोध होता है, कार्य व्यापार का प्रथम 3 से, ठीक है, कार्य व्यापार का बोध होता है। और हैज़ हैड से अधिकार संबंध का, तरह इज से अवस्था का बोध होता है। ऐसे शब्दों को हम ग्रामर की भाषा में वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो वाक्य निर्माण में इनका विशेष महत्व है। देखिए ये तो होगा किताबों वाली बात कि हम वर्ब किसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें प्रथम इसमें 3 है, वीपिंग, लाफ और बीटेन। इससे क्या, इससे किसी कार्य का पता चल रहा है, किसी कोई कार्य हो रहा है, जैसे कि वीपिंग होता है तो रोना। यहाँ पर क्या है, रोने का कार्य हो रहा है। रोना क्या है, रोना के कार्य हो रहा है, ठीक है। देखो दोस्तों आप लोग बोलते हैं कि रोना भी कोई काम है, नहीं देखिए दोस्तों रोना भी क्या एक काम है। अगर इसे ग्रामेटिकल तरीके से हम देखेंगे कोई भी काम, ठीक है, जिसमें करने पर हमें क्या हो, जिसमें हम अपना शरीर को अपना मोशन में लाते हैं या फिर हम शरीर का किसी पार्ट का उसमें यूज करते हैं, ठीक है, या फिर हम अपना उसमें हम एनर्जी लगाते हैं, तो क्या वो हमारे एक तरह का वो हमारा क्या होता है, वर्क करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक प्रकार का हमारा क्या होता है, एक प्रकार का उसमें हम अपना काम करते हैं, एक प्रकार का उसको हम काम ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर लाफ हंसना। देखिए हंसने में हम क्या करते हैं, हंसने में क्या होता है, हम अपने अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी का हम किसी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं हंसने समय। इसके होठ को हम क्या करते हैं, होठ का इस्तेमाल इसमें होता है। उसके बाद बीटन पीटना भी क्या एक काम है, किसी को हम पीटते क्या, उसमें हम अपना एनर्जी हमारा लगता है उसमें पीटने में। उसके बाद ठीक है, ये तो हो गया कार्य, इससे कार्य व्यापार का बोध होता है, तो इसको हम बोल देंगे वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, जिससे देखिए हैज़, हैड और हैज़, जिससे अधिकार का बोध होता है, ठीक है। जिससे अधिकार का बोध उसको हम बोलते हैं वर्ब। बिल्कुल देखिए यहाँ पर हैड और हैज़ ये भी दोनों हमारे वर्ब है। कैसे देखिए
ही हैड अ कार, उससे एक कार थी। ही हैड अ कार, देखिए जो कार थी, देखिए उसके पास एक कार थी, अब नहीं है लेकिन उसके पास एक कार थी। इससे क्या पता चलता है कि दोस्तों उसके पास क्या था, एक कार था, मतलब उस कार के ऊपर क्या था, उसका अधिकार था उस समय। इस अधिकार का बोध हो रहा है, बिल्कुल। चलिए उसके बाद शी हैज़ टू सॉन्स, उसके पास क्या, उससे दो पुत्र है। देखिए उससे दो पुत्र है, उस पुत्र के साथ और वहाँ पर जो है वह उससे और उसके पुत्र, इस दोनों के बीच संबंध को डिनोट किया जा रहा है हैज से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। शी हैज़ टू सॉन्स मतलब क्या है, उसे दो पुत्र है। दो पुत्र कहने का मतलब क्या, देखिए दोस्तों, उसे संबंध का पता चला है। ठीक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल हैज़ जो वर्ब हो जाएगा। उसके बाद इज, मोहन इज इल, इसे अवस्था का बोध होता है। देखिए अवस्था का कैसा बोध है, मोहन इज इल, मोहन क्या है, मोहन बीमार है। मोहन की अवस्था क्या है इस समय, तो मोहन की अवस्था इस समय क्या है कि मोहन इस समय बीमार है। या फिर मोहन क्या है, भूखा है, बीमार है। मोहन की अवस्था क्या है, मोहन खुश है, मोहन नाराज है, मोहन दुखिया क्या है। तो इसमें मोहन की अवस्था क्या है कि मोहन इसमें बीमार है। तो बिल्कुल यहाँ पर इज भी हमारा हो जाएगा वर्ब। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा देख सकते हैं, यहाँ पर डिफिनीशन भी हमारा दिया हुआ है वर्ब का। ठीक है, डिफिनीशन को भी हम पढ़ते हैं। चलिए डिफिनीशन वर्ब के, वह शब्द है, वर्ब वह शब्द है जिससे किसी कार्य व्यापार, अभी हम यहाँ पर कार्य व्यापार समझाए आपको, वीपिंग, लाफ, बीटिंग, सब कैसे कार्य व्यापार का बोध होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो, कार्य व्यापार अधिकार, यहाँ पर हमने अभी आपको अधिकार के बारे में बताया था, इसमें इससे अधिकार का बोध हो रहा था कार से। ठीक है, उसके बाद संबंध, यहाँ पर नीचे वाला जिससे इसमें संबंध का बोध हो रहा था पुत्र का, बिल्कुल इससे। उसके बाद अवस्था, यहाँ पर मोहन इज इल, इज और आर से क्या होता है, बिल्कुल इससे जो हमारा होता है किसका बोध होता है, अवस्था का बोध। तो बिल्कुल चलिए, इससे तो हमारा इस यहाँ पर जितने भी हम मतलब एग्जांपल दिए थे, एग्जांपल से तो बिल्कुल पता चल रहा है कि कार्य व्यापार अधिकार या संबंध या फिर अवस्था का बोध होता है, उसको हम बोलते हैं वर्ब। बिल्कुल ग्रामेटिकल भाषा में इसको हम समझ गए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो उसको भी देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजिशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। बिल्कुल चलिए यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वर्ब के एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि लाफ मतलब हंसना, खाना, जाना, मतलब लाफ, इट, गो, रन, प्ले, एम, इज, आर, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या, ये सब हमारे वर्ब है। ठीक है दोस्तों, या इसमें मतलब कोई नहीं, इसमें देखिए इसमें कोई हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इसमें कोई हमारा मेन वर्ब है। चलिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है, इसके बारे में भी हम वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। चलिए तो फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्या लिखा हुआ है, कुछ सेंटेंस ले और उनमें वर्ब के प्रयोग को देखें। तो बिल्कुल देखिए इसको हमारा देखिए वीडियो को बोल रहे हैं दोस्तों, काफ़ी लंबी हो सकती है वीडियो आज की। ठीक है, इसलिए लेकिन फिर भी देखिए, इसमें लास्ट का आपका सवाल है। देखिए यहाँ पर पहले क्या, चिल्ड्रेन प्ले, प्ले क्या है दोस्तों, प्ले से हमारा क्या मतलब खेलने का बोध होता है, मतलब खेलने क्या, देखिए प्ले, चिल्ड्रेन प्ले से मतलब खेलने का बोध हो रहा है। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारी क्षमता का, इसमें खेलने से क्या होता है, शरीर में एनर्जी लगता है। इसमें हमारे पार्ट्स ऑफ मतलब हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट होते हैं वो हमारे एक्टिव होते हैं खेलने से, मतलब क्या इसमें अपने शरीर का उपयोग हम कर रहे हैं। बिल्कुल इसलिए प्ले हमारा क्या होगा, बिल्कुल एक वर्ब हो जाएगा। उसके बाद द मैन वॉज वॉकिंग, देखिए मैन वॉज वॉकिंग, मैन का अवस्था क्या है कि वो, उसका अवस्था इस समय क्या है कि वो आदमी क्या है, आदमी टहल रहा था। बिल्कुल उसका अवस्था क्या थी, वो टहल रहा था। तो बिल्कुल यहाँ पर वॉकिंग भी हमारा एक वर्ब हो जाएगा और उसके बाद वॉज भी हमारा एक वर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वॉज से क्या था, वॉज से अवस्था का पता चल रहा है और वॉकिंग से हमारा किसका पता चल रहा है, वॉकिंग से हमारा कार्य व्यापार का पता चल रहा है। बिल्कुल देखिए द क्लॉक स्ट्राइक मतलब देखिए द क्लॉक स्ट्राइक, देखिए क्या है कि द क्लॉक स्ट्राइक्स मतलब घड़ी टकराती है, मतलब कि उसे काटा यहाँ से यहाँ तक चलती है, तो ये भी क्या है, कार है। तो बिल्कुल ये भी हमारा हो जाएगा वर्ब। बिल्कुल उसके बाद आई वॉज टॉट, देखिए वॉज अभी आपको हमने बताया था कि वॉज क्या हमारा एक वर्ब, इससे अवस्था का पता चलता है। उसके बाद टॉट मतलब क्या होता है, टॉट टीच का मतलब आई वॉज टॉट मतलब मुझे पढ़ाया गया। ठीक है, पढ़ाना भी क्या है, पढ़ाने में भी क्या होता है, एनर्जी लगता है। कार्य, ये भी एक कार्य है, बिल्कुल पढ़ाना भी, तो ये भी हमारा बिल्कुल वर्ब हो जाएगा इसमें, टॉट और वॉज दोनों। उसके बाद ही विल कम मतलब वो आएगा, तो विल भी क्या होगा, विल भी हमारा वर्ब होगा। ठीक है, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद कम क्या है, कम इसमें हमारा है कम, तो कम भी हमारा क्या वर्ब है, कम मतलब आना। देखिए आने जाने में भी हम क्या करते हैं, अपने शरीर का, ये भी हमारे कार्य है, किसी से आना जाना है हमारे, इसमें भी एनर्जी लगता है, ये भी बिल्कुल हमारे कार्य हो जाएगा, इसलिए भी हमारा एक कार्य है, कार्य व्यापार है, तो इसलिए भी एक हमारा वर्ब हो जाएगा। बिल्कुल चलिए यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो तो लंबी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो को देखिए, थोड़ा सा समय इसमें भी दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर रिलेशन या फिर पोजीशन का दिखाने के लिए भी, मतलब संबंध अधिकार दिखाने के लिए इस तरह कुछ उपयोग किया गया, जैसे कि आई हैव अ कार। ठीक है, आई हैव अ कार के ऊपर अधिकार का पता चला, इसलिए हैव हमारा वर्ब होगा। ठीक है, हैव से अधिकार का पता चला। द काउ हैज़ 2 आइज, गाय के कितने आंखें हैं, गाय के मतलब 2 आंखें हैं। ठीक है, गाय और आँख के बीच में संबंध को डिनोट किया जा रहा है कि हैज़ से, गाय के पास आँख कितने, देखिए हैज़ यहाँ पर है, बिल्कुल हैज़ से पता चल रहा है आँख के बारे में कि गाय को कितने आंखें हैं, 2 आंखें, इसे हैज़ से पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद द किंग हैड 3 क्वींस, मतलब क्या है, राजा के पास 3 रानियाँ थी, मतलब राजा के पास 3 रानियाँ थी। ठीक है, रानी और राजा के बीच इस संबंध को यहाँ पर डिनोट कर रहा है हैड से। ठीक है,
द पुअर मैन हैज़ नो मनी, मतलब गरीब लोगों के पास क्या है, गरीब के पास पैसे, गरीब के पास पैसे नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हैज़ है, तो यहाँ पर भी हैज़ हमारा बिल्कुल एक वर्ब हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब अवस्था की स्थिति में, जैसे कि शी इज़ इल या फिर टॉल। शी इज़ इल मतलब क्या, बीमार है, तो वहाँ पर बीमार है, यहाँ पर है का यहाँ पर स्पेलिंग का ईज होता है, तो ईज हमारा क्या एक वर्ब हो जाएगा। ये अवस्था का बता रहा है, यहाँ पर आर भी है, यहाँ पर दे आर हैप्पी, ठीक है। वो क्या है, खुश है, उसकी स्थिति क्या है, उसका अवस्था क्या है, तो उस समय वो खुश है, उसका अवस्था है खुश की अवस्था में वो भी हो, तो आर भी यहाँ पर हमारा एक वर्ब हो जाएगा। उसके बाद ही वॉज ए पुअर, तो फिर वॉज क्या है, उसकी अवस्था क्या है कि वह गरीब है, उसकी अवस्था को बताया जा रहा है कि वह गरीब है, अमीर है, तो गरीब है, तो इसलिए वॉज भी हमारा एक हो जाएगा वर्ब। चलिए तो यहाँ पर बिना समझ के गवाते हम बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और भी बातें लिखी गई है, लेक्सिकल एंड एक्जुअली वर्ब्स, ठीक है। तो लेक्सिकल एंड एक्जुअली वर्ब्स क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं विस्तार से, ठीक है। चलिए तो लेक्सिकल और एक्जुअली वर्ब्स क्या है, इसके बारे में चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इंग्लिश वर्ब को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। इंग्लिश पर पहला इसमें हमारा लिखा क्या है, पहला इसमें हमारा है एक लेक्सिकल वर्ब है, एक एक्जुअली वर्ब, ठीक है। जैसे कि देखिए लेक्सिकल वर्ब में क्या आता है, लेक्सिकल वर्ब में यहाँ पर हमारे जैसे कि कम, गो, इट, ड्रिंक, इट इस ये सब आ जाते हैं। उसके बाद एक्जुअली वर्ब में क्या आता है, एक्जुअली वर्ब में जैसे कहते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, इट इज, हैव, है, ये सब हमारे एक्जुअली वर्ब में आता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, लेक्सिकल वर्ब में क्या आता है, लेक्सिकल वर्ब में मतलब जिससे कार्य व्यापार का बोध होता है उसमें आ जाता है लेक्सिकल वर्ब में, ठीक है। और जिससे अवस्था संबंध का बोध होता है उसमें मतलब हमारा आ जाता है एक्जुअली वर्ब में आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पर और भी यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है लेक्सिकल वर्ब के बारे में। देखिए लेक्सिकल वर्ब क्या है, तो इनका स्वतंत्र अर्थ होता है और ये वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। देखिए याद रखिएगा कि लेक्सिकल वर्ब जो होते हैं ये हमारे वाक्य में मुख्य क्रिया के अर्थ में, मुख्य क्रिया की तरह होते हैं, ठीक है। जैसे कि बेस फॉर्म में, जैसे कि इट, गो, लाफ, फिर इसका हम वर्ब टू जिसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म में इसका होता है, इट का एट, गो का वेंट, लाफ का लाफ्ड, इस प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जिसको हम वर्ब थ्री बोलते हैं, वेंट का हो जाएगा, गो का हो जाएगा हमारा गॉन, लाफ का लाफ्ड, इस प्रकार से। उसके बाद फिर गो का गोइंग, लाफिंग, इस प्रकार से हो जाता है। फिर इसमें किसी में एस लग जाता है, इट्स, गोज, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें इस तरह लगता है, इस फॉर्म का उपयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए अभी टेंस हम नहीं पढ़ रहे, इसलिए टेंस के बारे में उतना हम बाद में विचार करेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेक्सिकल वर्ब क्या है। देखिए एक शब्द में याद रखिए कि लेक्सिकल वर्ब क्या है, तो जिसका उपयोग हम जिससे क्या, जिससे कोई कार्य व्यापार का बोध हो या फिर संबंध का बोध हो या फिर अवस्था का नहीं। देखिए लेक्सिकल वर्ब क्या है, जिससे कोई कार्य का बोध हो, ठीक है, कोई कार्य व्यापार का बोध हो या फिर जिससे संबंध, जिससे कोई संबंध अधिकार का बोध हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब। डायरेक्ट इतना याद रखिए। चलिए उसके बाद पर हमारा एक्जुअली वर्ब क्या, देखिए अब देखिए एक्जुअली वर्ब को याद करने का आसान तरीका देखिए यहाँ पर फिर भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपना से बताएंगे कि एक्जुअली वर्ब क्या है। एक्जुअली वर्ब क्या, इनका प्रयोग निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, ठीक है। प्रयोग के आधार पर इनके अर्थ बदलते रहते हैं। इनका प्रयोग टेंस, वॉइस, मूड, उसके बाद क्वेश्चन टैग्स, नेगेटिव बनाने में होता है। निम्नलिखित एक्जुअली वर्ब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे यहाँ पर एक्जुअली वर्ब सर, जैसे कि यहाँ पर जितने भी लिखा है सब हमारा एक्जुअली वर्ब है। और एक बात और, एक्जुअली वर्ब का भी मतलब समझ ले क्या होता है कि एक्जुअली वर्ब से दोस्तों इससे कोई मुख्य कार्य का, इससे कोई कार्य व्यापार का बोध नहीं होता है, इससे अधिकार संबंध, इससे मतलब क्या होता है, इससे कोई कार्य व्यापार का बोध तो होता नहीं है, ठीक है दोस्तों। इससे देखिए इससे किस चीज़ का बोध होता है, एक्जुअली वर्ब जैसे कि इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, ये ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे काम आते हैं जितने हमारे एक्जुअली वर्ब होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक्जुअली वर्ब यहाँ पर आपको मेरे साथ समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि कुछ लिखा हुआ है वर्ब जैसे कि डू का, देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स, इस नोट्स को आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। नोट्स क्या है कि कुछ वर्ब जैसे कि डू का प्रयोग लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी होता है। देखिए डू हम यहाँ पर हमने पढ़े थे कि डू क्या था, डू हमने यहाँ पर पढ़े है कि डू हमारे एक्जुअली वर्ब है, ठीक है। लेकिन देखिए डू का प्रयोग हम एक्जुअली वर्ब में भी करते हैं, लेक्सिकल वर्ब में भी करते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए, आई डू माई ड्यूटी, मतलब मैंने अपना कर्तव्य निभाया, मैं अपना काम करता हूँ, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डू जो आया है, डू, यहाँ पर डू हमारा क्या है दोस्तों, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। उसके बाद यहाँ पर डू का अर्थ करना, यहाँ पर डू का अर्थ करना है, इसलिए हमारे लेक्सिकल वर्ब हो जाए, ठीक है। यहाँ पर डू यू नो मी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरा में क्या, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। देखिए यहाँ पर प्रश्न करने के लिए, यहाँ पर डू का प्रयोग प्रश्न करने के लिए हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डू हमारा एक्जुअली वर्ब होगा, ठीक है। देखिए डू का प्रयोग कभी कभी काम के लिए भी करते हैं, करना के अर्थ में करते हैं, और डू का उपयोग कभी कभी हम प्रश्न करने के लिए भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर बताते चलिए, यहाँ पर आता है हमारा मेन पार्ट, यहाँ पर हमारे इसको हम बोल सकते हैं हमारा मेन पार्ट यही है, हमारा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। समझिए कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है। सबसे ज़्यादा देखिए हमको वर्ब का वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यानी मेरा मेन पर्पस था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आपको समझाना, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब को दो वर्गों में बांटा गया है, पहला मेन वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखिए तो ये देखिए लेक्सिकल वर्ब एक्चुअली वर्ब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जरूरी ये हमारे दोनों मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है।
चलिए देखते हैं मेन वर्ब हम किसको बोलते हैं। पहले यहाँ पर हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी भाषा में इसको समझाएंगे। देखिए मेन वर्ब क्या है, तो जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले, देखिए जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है उसको मेन वर्ब कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए मेन वर्ब क्या है, देखिए मेन वर्ब के दो क्वालिटी है, या वो किसी वाक्य में या तो अकेले आएगा या तो किसी वाक्य में अकेले आएगा या किसी सहायक क्रिया मतलब या किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। ठीक है। अगर देखिए एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक नहीं दोस्तों, ये ग्रामेटिकल रूल है ये। अगर आपको किसी भी वाक्य में जब एक वर्ब दिखे तो समझ जाइएगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मतलब वो हमारा मेन वर्ब है। ठीक है दोस्तों। जब किसी वाक्य में हमारा एक वर्ब होगा वो हमारा मेन वर्ब होगा। ठीक है दोस्तों। जब एक वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब होंगे तो उसमें हमारा एक मेन वर्ब होगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब होंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बारे में और भी हम बेटर तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे वाक्य दिए हैं। इन वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे शब्द मेन वर्ब है। ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे कि आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, इसमें हमारा एक वर्ब है एम, इसलिए एम हमारा मेन वर्ब। ठीक है। आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। ठीक है। तो आई लव हर मतलब क्या, देखिए इसमें लव हमारा एक वर्ब है तो बिल्कुल ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। आई एम रीडिंग, देखिए दोस्तों आई एम रीडिंग, इसमें तो हमारा दो वर्ब है इसमें, आई एम रीडिंग, एम भी इसमें हमारा वर्ब है, रीडिंग भी वर्ब है। ठीक है। इसलिए देखिए इसमें हमारा देखिए जो मुख्य कार्य होता है, इसमें मुख्य कार्य जो होता है, ठीक है, जिससे मुख्य कार्य का बोध होता है वही हमारा होता है मेन वर्ब। देखिए मेन का मतलब क्या होता है, मेन का मतलब कोई मेन काम हो उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। जैसे कि देखिए आई एम रीडिंग इसमें एम तो हमारा कोई एम से तो किसी मुख्य कार्य का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन रीडिंग से किसी कार्य का बोध हो रहा है, इसलिए रीडिंग हमारा क्या, इसमें मेन काम हमारा क्या, पढ़ना, रीडिंग, इसलिए रीडिंग हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद ही विल डू इट, वह इससे करेगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर वह उससे करेगा, तो विल से तो किसी करने का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन डू से करने का बोध हो रहा है। ठीक है। करना हमारा क्या, इसमें मेन काम है, इसलिए करना मेन काम है, इसलिए करना भी डू ही हमारा होगा मेन वर्ब। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है। देखिए इस दोनों जो वाक्य था, ये दोनों हमारा वाक्य, इस दोनों वाक्य में हमारा दो वर्ब थे, विल भी वर्ब था, डू भी वर्ब था, इसमें भी एम भी वर्ब था, रीडिंग भी वर्ब था। ठीक है। इसलिए इसमें हमारा ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब और डू हमारा मेन वर्ब। चलिए इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नीचे और भी बढ़िया से। चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है, फटाफट समझते हैं ताकि, ठीक है दोस्तों, बिना समय उतना नहीं लेंगे आपका। हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखो तो जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। देखिए अभी हम आपको बोले कि क्या है हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखिए हेल्पिंग वर्ब का बस एक ही काम होता है, मेन वर्ब का मदद करना। देखिए आप बोलेंगे अरे यार मतलब सर आप ये क्या बोल रहे हैं, ये मदद कैसे करते हैं, हमने तो मतलब आदमी को मदद करते हैं, दोस्त का दोस्त, भाई का बहन का, इस तरह से हमने मदद सुना है। आखिर ये वर्ब को किस तरह से मदद करते हैं, तो चलिए इसके बारे में भी हमको डिटेल से मतलब बहुत ही बढ़िया से आपको समझाते हैं। यहाँ पर आइए। ठीक है। चलिए इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखते हैं तो आपका किसी भी तरह से कोई भी वर्ब में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों एग्जाम के पर्पज़ से। देखिए इन वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे शब्द हेल्पिंग वर्ब्स है। कैसे, जैसे कि देखिए आई एम रीडिंग, ही विल गो, माई ब्रदर हैज़ कम, मेरा भाई आया है, यू शुड डू दिस। देखिए यहाँ पर जैसे कि उसमें हम क्या, इसमें मेन काम क्या है दोस्तों, देखिए मेन काम क्या है, पढ़ना। ठीक है। तो ये हमारा मेन वर्ब, इसमें मेन काम हमारा क्या है, जाना, तो ये मेन वर्ब ये भी। माई ब्रदर हैज़ कम, आना इसमें हमारा मेन काम था। यहाँ पर डू दिस, करना यहाँ पर हमारा मेन काम था। देखिए यहाँ पर जितने भी मेन काम थे, इस सब मेन काम को यहाँ पर कौन मदद कर रहा है, ये एम मदद कर रहा है। इसमें गो को विल मदद कर रहा है, इसमें कम को हैज़ मदद कर रहा है, और डू को शुड मदद कर रहा है। अब आप बोलेगा कि सर ये मदद किस तरह से कर रहा है, हम कैसे पहचानेंगे, मतलब कैसे समझेंगे कि मदद करना का यहाँ पर मतलब क्या होता है, तो इसको भी ध्यान से समझिए। देखिए आई एम रीडिंग का मतलब होता है दोस्तों कि मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए आप इसमें बोलेंगे एम जो है हमारा है, एम जो मतलब हमारा है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। कैसे, देखिए आप बोलेंगे कि एम इसमें किस तरह से मदद कर रहा है, तो देखिए इस तरह से मदद कर रहा है। देखिए आई एम रीडिंग करने से मतलब क्या, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ से मतलब क्या है कि इस काम कब हो रहा है, काम वर्तमान में हो रहा है। देखिए समय काम इसमें कब हो रहा है, काम वर्तमान में हो रहा है। यहाँ पर वर्तमान की स्थिति को दिखाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर वर्तमान को दिखाने के लिए एम का उपयोग किया गया। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मतलब हमको और आपको ये एम जो है वर्तमान को दिखा रहा है, और काम को इस तरह से इंगित कर रहा है कि काम हमारा क्या हो रहा है, कि काम हमारा वर्तमान में हो रहा है। इसमें ये वर्तमान को दिखाने का हेल्प कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए काम हमारा वर्तमान में हो रहा है, इसको हम कैसे जाने, इस एम से जाने। एम हमारा क्या है, एम से हम जान गए कि काम क्या हो रहा है, काम हमारा वर्तमान में हो रहा है। मतलब एम जो है हमको हेल्प कर रहा है ये बताने में कि काम वर्तमान में हो रहा है, इसलिए एम हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है। उसी प्रकार से ही विल गो, जैसे कि वह जाएगा। देखिए वह जाएगा मतलब क्या, वो भविष्य में जाएगा। वह भविष्य में जाएगा का यहाँ पर कौन बता रहा है, विल बता रहा है। विल मतलब हम सबको मदद कर रहा है कि वह जाएगा, कब जाएगा, भविष्य में जाएगा। इसको बताने के लिए विल हमारा मदद कर रहा है। उसी प्रकार से माई ब्रदर हैज़ कम, मेरा भाई आया है। देखिए मेरा भाई
आया है, यहाँ पर अगर हम हैज़ को हटा देते हैं तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन वहीं पर हैज़ रहने से मतलब ये पता चला कि मेरा भाई क्या है, आया है, मेरा भाई आया है, इसको बताने में हैज़ जो है कम का मदद कर रहा है। इसी प्रकार से आपको समझ गए होंगे इसको भी। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है निम्नलिखित, आपको मेरे साथ समझ में आ गया होगा। देखिए एक्चुअली वर्ब्स का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वर। तो इसको तो हमने आपको उसी समय बताया था कि देखिए एक्चुअली वर्ब्स तो होते हैं, एक्चुअली वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब अगर इस तरह से समझे कि इसका उपयोग लगभग ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर आगे। लेकिन इसमें एम, इज, आर, वाज, वर का उपयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है कभी कभी। देखिए यहाँ पर इसमें क्या बोला जा रहा है कि दोस्तों इज, एम, आर, वाज, वर ये तो हमारे हेल्पिंग वर्ब है ही, ठीक है। लेकिन कभी कभी इज, एम, आर यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं इसका उपयोग कभी मेन वर्ब की तरह भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं। कैसे होता है ये समझिए, ध्यान से समझिएगा इस बातों को, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ इसी के कारण। ठीक है, देखिए मैंने इससे पहले मेन वर्ब की परिभाषा में आपको बताया था कि अगर कभी भी अगर किसी सेंटेंस में आपको एक वर्ब दिख जाए, एक वर्ब, वो कोई भी वर्ब हो, एक वर्ब अगर दिख जाए, अगर वो वर्ब कोई भी वर्ब हो तो हमारा आंख बंद करके बताइएगा कि वो हमारा मेन वर्ब होगा। जैसे कि देखिए ही इज़, जैसे कि यहाँ पर एक मिनट देखिए, जैसे यहाँ पर क्या था, जैसे कि ही इज़ रेडी, यहाँ पर लिखा क्या है, ही इज़ रेडी। देखिए ही इज़ रेडी, वह तैयार है। ही इज़ गोइंग, ही डिड नॉट डू दिस, ही डिड दिस, इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए पहला सेंटेंस में जो है इसमें हमारे कितने वर्ब है, एक वर्ब है। इज एक सिर्फ वर्ब है, ठीक है दोस्तों। देखिए जब वाक्य में एक वर्ब हो तो हमारा मेन वर्ब होगा, जैसे कि ही इज़ रेडी, इज जिसमें हमारा एक वर्ब है इसलिए इज हमारा मेन वर्ब, ठीक है। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें लेकिन दो वर्ब है हमारा, इसलिए देखिए गोइंग भी हमारा एक वर्ब होगा, गोइंग मेन काम है तो मेन वर्ब, और इज इसमें हेल्प कर रहा है तो इज इज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ही डिड नॉट दिस, यहाँ पर क्या डिड हमारा हेल्प कर रहा है और मेन काम क्या है, मेन काम करना है, डू मतलब करना है। अब ही डिड दिस, ही डिड दिस, ठीक है, यानी उसने इसे किया, ठीक है, उसने इसे किया। देखिए तो यहाँ पर देखिए डिड जो है दोस्तों, डिड, देखिए डिड का उपयोग कभी कभी हेल्पिंग वर्ब में भी होता है, कभी कभी मेन वर्ब में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, किस वाक्य में हमारा डिड एक ही वर्ब है इसलिए डिड यहाँ पर हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बढ़ते आगे, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट यहाँ पर एक में क्या है, यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह मेन वर्ब होता है। मैंने आपको अभी बताया है, इसको यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नोट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों। क्या होता है कि अगर किसी वाक्य में एक ही मतलब क्रिया हो, मतलब एक ही क्रिया हो यानी एक ही वर्ब हो तो हमारा मेन वर्ब होता है। यहाँ पर जैसे कि आई हैव ए डॉग, यहाँ पर क्या है, हैव हमारा मेन वर्ब, एक ही वर्ब है। ही इज़ ए बॉय, यहाँ पर इज क्या है, इज एक ही वर्ब है इसलिए इज हमारा मेन वर्ब। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नोट दो कि यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब्स एक साथ प्रयुक्त हो तो सबसे अंत में आने वाला मेन वर्ब कहलाएगा और बाकी और अन्य वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगे। जैसे ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा भी एक टॉपिक है हमारा। क्या देखिए, अगर आपको किसी वाक्य में, जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए, आई हैव बीन रीडिंग, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, मतलब मैं पढ़ता रहा हूँ। आई हैव बीन ए टीचर, मतलब मैं एक शिक्षक रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। देखिए अब आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए इसमें कितने वर्ब हैं हमारे। देखिए पढ़ना तो आप जानते हैं, रीडिंग मतलब पढ़ना, तो ये तो एक वर्ब हो जाएगा आसान से, आपको पता है। यहाँ पर हैव भी आप पढ़े कि ये भी हमारा एक वर्ब है। उसके बाद देखिए बीन भी दोस्तों एक वर्ब ही होता है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, जो लास्ट में जो हमारा दोस्तों आता है, लास्ट में, यही ऐसे भी हमारा मेन काम क्या, पढ़ना ही मेन काम है, और ये लास्ट में भी आ रहा है। तो हमारा जो लास्ट में होता है उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है दोस्तों। और बाकी जितने भी वर्ब आ जाते, देखिए लास्ट में जो आता है वो हमारा जो इस काम का भी इससे बोध हो रहा है, पढ़ना काम है, तो ये मेन काम हमारा क्या, पढ़ना, तो मेन वर्ब हो जाएगा पढ़ना। और आँख बंद करके बाकी जितना भी वर्ब बच जाए वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, बिना सोचे समझे टिक कर दीजिए। यहाँ पर बीन बचा है, बचाते हैं, दोनों हमारे बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें आई हैव बीन अ टीचर, टीचर तो दोस्तों एक वर्ब नहीं है, टीचर क्या एक नाउन है। देखिए यहाँ पर हैव और बीन, इसमें हमारे दो ही वर्ब है, ठीक है। दो वर्ब होता है तो लास्ट वाला क्या होता है, मेन वर्ब, तो लास्ट में क्या है, बीन है, तो बीन हमारा हो गया मेन वर्ब, और फर्स्ट में हैव है तो हैव हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये भी बात समझ में आएगा, नोट को स्पेशली आप याद करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे, क्या बताया आगे। देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, देखिए दोस्तों अब ज़्यादातर लोगों को क्या होता है दोस्तों, मतलब वो ऑब्जेक्टिव, देखिए ज़्यादातर, देखिए ये वर्ब में ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, उनको यही पता नहीं रहता है कि आखिर इसमें किस मतलब वाक्य में ऑब्जेक्ट है और किस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, यही समझ नहीं पाता ज़्यादातर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें हम उसी को यहाँ पर बढ़िया ढंग से यहाँ पर सजाए हुए और यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमने दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या देखें, तो कर्ता के अतिरिक्त क्रिया का फल जिस शब्द या समूह पर पड़ता है उससे हम क्रिया का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये बात तो हम सालों से, वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिया का फल जिस पर पड़े उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट पर है, क्रिया के तुरंत बाद आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या आता है, क्रिया के बाद आता है, ये भी बात समझ लीजिए।
और यदि कोई नाउन प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेजर्स नाउन क्लाउज होता है तो वर्ब के साथ व्हाट हुम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात दोस्तों ये है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो इसका उपयोग कीजिए। इसका 1 मिनट, इस पूरे वाक्य को याद रखिएगा, ठीक है, कि व्हाट और हुम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के साथ देखिए, अगर आप कोई भी वाक्य बोल रहे हैं, आपको पता नहीं हो रहा है कि इस वाक्य में कौन ऑब्जेक्ट है, तो काम कीजिएगा उसमें या तो व्हाट से क्वेश्चन कीजिए या फिर हुम से क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। व्हाट मतलब क्या, हुम मतलब होता है किससे, ठीक है। इससे अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको इससे अगर आपको कोई उत्तर मिलता है तो वो जो उत्तर मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर क्या और किसी से अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, अब मतलब बोलने से अगर कोई जवाब नहीं मिलता है उससे, तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कैसे, चलिए यहाँ पर इस तरह से आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ एग्जांपल देखते हैं और भी बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें पहला उदाहरण क्या है कि राम ईट्स राइस। देखिए राम ईट्स राइस, राम ईट्स राइस मतलब राम चावल खाता है। देखिए राम, चलिए आप क्या सवाल करते हैं, राम क्या खाता है, मैंने क्या से सवाल किया, वर्ड से, यानी व्हाट डज इट राम, राम मतलब क्या खाता है, मैंने बोला कि राम क्या खाता है, तो आप बोले आप लिखा हुआ राम चावल खाता है। देखिए तो राम चावल खाता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि राम क्या खाता है, तो क्या खाता है, तो चावल खाता है, तो चावल यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और तो इस वाक्य में क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा राइस है, मतलब चावल है। चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। देखिए आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। देखिए आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स मतलब मैं किसे पसंद करता हूँ, मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं क्या पसंद करता हूँ दोस्तों, तो मैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स में सुंदर फूलें पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर सुंदर फूल जो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सुंदर फूल। देखिए उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, माय फादर लव्ड मी वेरी मच। देखिए मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। देखिए मेरे पिताजी प्यार करते हैं। देखिए हुम से कीजिए, हुम से, हुम मतलब होता है किसे। देखिए मेरे पिताजी किसे प्यार करते हैं, किसे, तो मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। देखिए अगर हम बोले कि इसमें लिखा हुआ है मेरे पिताजी किसे प्यार करते हैं, तो इसमें जवाब आ रहा है कि मुझे प्यार करते हैं, तो इसलिए मुझे मतलब यहाँ पर मी जो है बिल्कुल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उस पर देखिए अब ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। देखिए वह मैदान में खेल रहा है। देखिए अब इस देखिए वह मैदान में खेल रहा है, बहुत बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज करेंगे। देखिए वह मैदान में खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। देखिए वह मैदान में तो खेल रहा है, लेकिन क्या खेल रहा है ये तो पता नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए क्या खेल रहा है, कोई जवाब नहीं, किसे खेल रहा है, कोई जवाब नहीं, इसलिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप अपने आप में जवाब कीजिएगा। अगर आपको इसका कोई जवाब मिलता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर कोई जवाब जैसे यहाँ पर आप जितने भी हम उदाहरण दिए इससे पता चल गया, ठीक है, कि किसमें ऑब्जेक्ट है किसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए एक ही वर्ब के दो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि ही गैव मी मनी, क्या दिया, तो रुपया पैसा दिया, तो बिल्कुल इसमें हमारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि गैव मी क्या दिया, पैसा दिया, किसे दिया, मुझे दिया, तो इसमें हमारे मी और मनी दोनों हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मी और मनी दोनों हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए क्या दिया, तो पैसा दिया, किसे दिया, तो मुझे दिया, दोनों से ही सवाल हो रहा है, ठीक है। तो पैसा को दिया मुझको, तो पैसा भी हमारा वर्ब, और किसे दिया, तो मुझे दिया, तो यहाँ पर मी और मनी दोनों हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट के बारे में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए बढ़ते हम आगे। चलिए यहाँ पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, इसको भी बहुत ही ध्यान से समझिएगा। काफ़ी VBA दोस्तों ये बात है, ठीक है, काफ़ी ज़रूरी बात है ये, मतलब ज़रूरी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लाइफ में किसी भी एग्जाम का मतलब देते हैं तो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब काफ़ी उपयोगी है। और लाइफ के देखिए वर्ब तो एक ऐसा मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो आपको लाइफ में अगर आप किसी भी एग्जाम दीजिए A to Z किसी भी एग्जाम दीजिए, अगर इसमें इंग्लिश रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो इसमें आपको वर्ब से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, देखिए मेन वर्ब को दो वर्गों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया, ट्रांजिटिव वर्ब एक इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। देखिए सकर्मक का मतलब भी होता है जिसके स मतलब होता है साथ और कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट जिसके साथ कर्म हो, और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक, मतलब होता है नहीं, और कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इससे हिंदी से ही पता चल जाता है ऐसे, ठीक है दोस्तों, इस दोनों से। चलिए तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सीधे देखिए किताबी बात छोड़िए, डायरेक्ट किताब का बात आपको बिल्कुल नहीं रटना है, बात सीधे समझिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। यानी जिस सेंटेंस, देखिए अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगा होगा तो बिल्कुल ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। डायरेक्ट समझ गए यहाँ पर। किताबी भाषा को मत रटिए, मैं जो बता रहा हूँ उसी को सिर्फ ध्यान। इन वाक्यों को देखिए, राम ईट्स राइस, राम क्या खाता है, देखिए राम ईट्स राइस, राम क्या खाता है, सवाल पूछिए, राम चावल। जैसे कि आई लव यू,
चलिए आई लव यू मतलब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। देखिए तुम्हें प्यार किसे किया जा रहा है, तुम्हें किया जा रहा है, मतलब यू उसमें भी ऑब्जेक्ट है। ही हैज़ हेल्प माई ब्रदर मतलब उसने मेरे भाई की मदद की है। आई नो दिस, इस प्रकार से देखिए इसमें जितने भी है द बुक, इसमें जितने भी सवाल कीजिएगा सबका इसमें जवाब दिया हुआ है, ठीक है। यानी क्या है, इन वाक्यों में राइस, यू, माई ब्रदर, दिस, द बुक, दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स इत्यादि क्या है, ऑब्जेक्ट है। इत्यादि ऑब्जेक्ट कैसे सवाल कीजिएगा, देखिए राम क्या कहता है, चावल खाता है, किसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें प्यार करता हूँ, मतलब मेरे इसमें क्या ही हैज़ हेल्प माई ब्रदर उसने मेरे भाई की मदद की है। किसकी मदद किया, तो मेरे भाई की मदद की है, ठीक है। इस प्रकार से सवाल इस पर करने पर हमको जवाब मिल रहा है, तो इसमें हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलो अब हमारे यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, देखिए जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा उसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि आप देख सकते हैं आई ईट, आई ईट का मतलब क्या है दोस्तों, आई ईट का मतलब होता है मैं खाता हूँ। चलिए मैं खाता हूँ, अरे क्या खाता हूँ, जवाब तो नहीं आ रहा है। आई ईट मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, कोई जवाब नहीं है कि मैं क्या खाता हूँ। किसी सामान का नाम भी नहीं, जिसका आई ईट ब्रेड इस तरह से देना चाहिए था भाई, लेकिन इसमें ब्रेड का तो नाम ही नहीं है, बिल्कुल इसमें क्या खाता हूँ उसका नाम नहीं है, तो इसमें ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आई गो टू स्कूल, देखिए आप बहुत बच्चे सुनेंगे आई गो टू स्कूल, इसमें तो दिया हुआ है कि सर हम स्कूल जाते हैं, स्कूल तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर बिल्कुल हमारा स्कूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये देखिए, क्या सा सवाल कीजिए, क्या जाते हो स्कूल, देखिए क्या सवाल करने पर स्कूल नहीं आ रहा, किसे जाते हो, क्या जाते हो, इससे पता नहीं चल रहा, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्कूल जो होगा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। राम वॉक्स इन द फील्ड, ठीक है, मतलब क्या वॉक करते हो, फील्ड वॉक करते हो तो ना, फील्ड में वॉक करते हो, क्या वॉक करते हो, किसे वॉक करते हो, इससे भी जवाब नहीं मिल रहा है। इसके बाद आई स्लीप, ही गेट्स अप 5 o'clock, ही रन फास्ट, ये जितने भी यहाँ पर जो 6 यहाँ पर आपके सामने वाक्य लिखे हुए हैं, इसमें किसी में भी अगर आप सवाल करते हैं तो किसी में भी जवाब नहीं आता है, मतलब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, इन वाक्यों में क्या है, इन वाक्यों में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः प्रयुक्त वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव है। चलिए यहाँ पर दोस्तों पर कुछ हमारे सामने कुछ लिखा हुआ है, सम स्पेशल नोट्स। चलिए यहाँ पर क्या सम स्पेशल नोट्स हम यहाँ पर बनाए आपके लिए, इसको भी कुछ देख लीजिए। देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते हैं और वे हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि गो, कम, स्लीप इत्यादि तो है ही। चलिए अब देखिए अधिकतर वर्ब का प्रयोग दोनों प्रकार से हो सकता है। जब इनके बाद ऑब्जेक्ट होता है तब वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, बिल्कुल अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और अब क्या हो, और जब इनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं रहता तब इंट्रांजिटिव कहलाते हैं, बिल्कुल वही तो हम बोल रहे हैं दोस्तों आपको कि अगर वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव। देखिए बहुत लोग यह समझ लेते हैं कि ईट, बैड, रीड इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह होता है, परंतु ऐसी बात नहीं है, परंतु बात ऐसी नहीं है। जब तक क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा तब तक उस क्रिया का ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल देखिए इसमें जो बात लिखा गया बिल्कुल सही है। देखिए अगर जब तक हम वाक्य में अगर हम ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तभी हमारा ट्रांजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव। बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे कि आई ईट, इट ट्रांजिटिव है, इट या क्या इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या खाता हूँ नाम नहीं है। आई ईट ए मैंगो, लेकिन यहाँ पर देखिए आई ईट इसमें क्या हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या, देखिए आई ईट ए मैंगो, मैं क्या खाता हूँ तो आम खाता हूँ, तो इसमें है। उसी प्रकार सी रीड्स, देखिए सी रीड्स वह पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है नाम नहीं है, लेकिन उसके बाद वाला देखिए सी रीड्स, लेकिन ठीक है उसके बाद वाला देखिए, उसके बाद वाला सी रीड्स ए बुक, वह पढ़ती है, क्या पढ़ती है, तो एक किताब पढ़ती है, तो यहाँ पर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। देखिए द बेल रैंग लाउडली, मतलब क्या घंटी तेज़ी से बजी, देखिए घंटी हमारी तेज़ी से बजी, यहाँ पर क्या है इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब। वही देखिए यहाँ पर क्या दूसरा, यहाँ पर इसको देखिए, उसके बाद देखिए कि द प्यून रैंग द बेल, देखिए अब एक यहाँ पर घंटी तो बजी थी, लेकिन घंटी को यहाँ पर किसने बजा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रैंग, जो यहाँ पर रैंग मतलब बजना, तो रैंग लाउडली, तो रैंग यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी प्रकार से द प्यून रैंग द बेल, यानी प्यून ने किसे बजा, घंटी को बजाया, ठीक है, यानी घंटी को बजाया। इसमें घंटी से पूरा घंटी का पता चल रहा है कि किसने बजाया था, तो प्यून ने बजाया था यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर रैंग हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फ्लाई इन द बर्ड्स, फ्लाई इन द स्काई, इस प्रकार सब लिखा हुआ है। फ्लाई इसमें क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है, आकाश में उड़ती है, वही यहाँ पर क्या है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो फ्लाई इसमें क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। देखिए बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पर, बहुत लोग सोचेंगे कि नहीं सर यहाँ पर तो फ्लाई इन द स्काई तो इसमें नाम दिया है कि आकाश में उड़ती है। देखिए इसको फिर मैंने आपको बोला था सिर्फ 2 चीज़ से सवाल कीजिएगा तभी आपका जवाब सही आएगा, एक क्या और एक किसे से। देखिए क्या उड़ती है, इससे तो आकाश उड़ती है, ये तो नहीं होगा, आकाश तो ना उड़ती है, चिड़िया उड़ती है भाई, किससे उड़ती है, आकाश से, किससे उड़ती है, आकाश उड़ती है, ये इस देखिए क्या किसी से इसमें जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है बॉयज़ फ्लाई काइट्स, तो फ्लाई इसमें क्या है ट्रांजिटिव वर्ब, कैसे देखिए लड़के क्या उड़ाते हैं,
क्या उड़ाते हैं लड़के, लड़के क्या उड़ाते हैं, तो लड़के यहाँ पर पतंग उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं, पतंग का नाम दिया इसलिए ये ट्रांसलेट वर्ब हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं इसको आप सब यहाँ पर बारी बारी से देख लीजिए, ठीक है। सबको आपको पता चल जाए कि इसमें क्या चल दोस्तों। तो आज का वीडियो भी काफ़ी मतलब लंबा भी हो चुका है, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये मतलब जितने भी मैंने वर्ब के बारे में जितने भी मैंने आपको बताया है आपको पूरा समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अगर इससे पहले आप कहीं पर आपने वर्ब पढ़े थे और इस वीडियो को अगर आपने वर्ब पढ़ा इस वीडियो में, तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इस तरह से किसी ने भी वर्ब को नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और अगर आप तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और एक बात और, आपको ये वीडियो कितना समझ में आया है कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है दोस्तों। और हमारे साथ लगभग आधा घंटा आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपके साथ मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।